दोस्तों क्या आपको पता है कि इंडिया के जो टॉप 10% लोग हैं वो इंडिया का टोटल 57% ऑफ नेशनल इनकम रिप्रेजेंट करते हैं और उन्हीं में से जो टॉप 1% है वो अकेले 22% इनकम के मालिक हैं। जबकि वहीं दूसरी तरफ जो बॉटम 50% के लोग हैं उन सभी के पास बस 13% इनकम आती है। और बात सिर्फ इंडिया की नहीं आती है, अगर हम पूरी वर्ल्ड की पॉपुलेशन को भी कंसीडर करें तो वर्ल्ड की जो लगभग 50% पॉपुलेशन है वो बस 2% वेल्थ ओन करती है। और ये जो इनइक्वालिटी है वो कहीं ना कहीं बढ़ती ही जा रही है। इसीलिए सवाल आपके मन में भी आना चाहिए कि वाई रिच आर बिकमिंग रिचर एंड पुअर आर बिकमिंग पुअरर। क्यों आज के टाइम में एक अमीर इंसान एक दिन में इतना पैसा कमा लेता है जितना एक गरीब इंसान पूरी जिंदगी नहीं कमा सकता। पहले इन्हीं कुछ सवालों के जवाब ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी अपनी बुक व्हाई रिच आर गेटिंग रिचर में देते हैं। रॉबर्ट कहते हैं कि एक पुअर, मिडिल क्लास और रिच इंसान में एक ही डिफरेंस है और वो है एजुकेशन का। और ऐसी वैसी एजुकेशन नहीं बल्कि फाइनेंशियल एजुकेशन। वो कहते हैं कि जो रिच लोग होते हैं वो फाइनेंशियली लिटरेट होते हैं और उनके पास फाइनेंशियल एजुकेशन होती है और वो अपने बच्चों को भी यही फाइनेंशियल एजुकेशन देते रहते हैं, जिसकी वजह से मैक्सिमम टाइम अमीर के बच्चे हमेशा अमीर होते हैं। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि मैं हर वीडियो में फाइनेंशियल एजुकेशन की बात करता हूँ, लेकिन एक्चुअल में फाइनेंशियल एजुकेशन में क्या क्या आता है। वेल, रॉबर्ट कियोसाकी इसमें 3 इंपॉर्टेंट चीजों पर फोकस करते हैं जिनके बारे में अगर आप जान लेते हो तो आप बहुत ज्यादा फाइनेंशियली एजुकेट हो जाओगे। वेल, इसमें पहला है टैक्सेस, दूसरा है डेट और तीसरा है फैंटम इनकम, जिसमें सबसे पहला आता है टैक्सेस। अब दोस्तों आप में से कई सारे लोग शायद अभी कमाना शुरू कर रहे होंगे या फिर आप शायद इतना नहीं कमाते होंगे कि आपको टैक्स भरना पड़े और आप सोच रहे होंगे कि अभी हमें टैक्स के बारे में सीख कर क्या ही मिलेगा। लेकिन जब आपकी इनकम बढ़ेगी और आप इसके बारे में सीखने जाओगे तो ये आपको काफी डिफिकल्ट लगेगा। लेकिन अगर आप इसे समझ लेते हो तो आप अपनी इनकम का मेजर पोर्शन लीगली टैक्स में जाने से बचा सकते हो, क्योंकि इंडिया में मैक्सिमम टैक्स ब्रैकेट 30% तक का है और यूएस में तो 37% तक का है और इसके ऊपर भी कई अलग अलग तरह के टैक्सेस होते हैं। इसलिए ऑथर कहते हैं कि अगर आप अमीर होने के बाद भी अपने टैक्सेस को अच्छे से मैनेज नहीं करते हो तो आप साल में 12 महीने में से 4 महीने तो गवर्नमेंट के लिए काम करोगे। तो इसीलिए इस टैक्स के सब्जेक्ट को मास्टर करने का सबसे सिंपल तरीका यही है कि आप अभी से टैक्स को समझना और उसे मास्टर करना शुरू कर दो। फिर उसके बाद दूसरा लेसन है डेट। अब ये पार्ट सबसे इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि ऑथर कहते हैं कि डेट 2 तरह के होते हैं, गुड डेट और बैड डेट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बैड डेट की, यानी बुरे लोन की। एक एग्जाम्पल से इमेजिन करो कि आप मार्केट से गुजर रहे हो और आपको एक शॉप की डिस्प्ले पर एक बहुत ही बढ़िया सा शू दिखता है जिस पर 6000 रुपीज का टैग लगा हुआ है। लेकिन तब को याद आता है कि आपके बैंक अकाउंट में तो इतने पैसे है ही नहीं। लेकिन तभी आपको पता चलता है कि आपके पास तो क्रेडिट कार्ड है जिसे आपने इसीलिए लिया है ताकि आप इसे इमरजेंसी के टाइम पर यूज कर सकें। आप सोचते हो कि चलो ठीक है, मैं इसे बाय तो नहीं कर सकता लेकिन एक बार ट्राई करने में क्या जाता है, और आप वो स्टोर के अंदर जाते हो सिर्फ उसे ट्राई करने की नियत से और बाहर निकलते हो एक बॉक्स के साथ जिसमें वो शू होता है। अब दोस्तों ये पॉसिबल इसीलिए हुआ क्योंकि आपके पास क्रेडिट कार्ड था, तो हम इसे एक बैड डेट कहेंगे क्योंकि आपको उस शू की जरूरत नहीं थी लेकिन फिर भी आपने उसे खरीदा। लेकिन अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं होता तो आप ये एक्सपेंस नहीं करते और हो सकता है कि आप वो शू के बाद कोई जैकेट खरीद लो या और कुछ, और आप एक आदत बना लो सैलरी के आने से पहले ही उसे खर्च करने का। और उसके बाद अगर आप उसे पे नहीं कर पाते हो तो उसके बाद बैंक आपसे अच्छे से इंटरेस्ट रेट चार्ज करती है जो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगी और आप ये सोचते रह जाओगे कि मेरी ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम सही क्यों नहीं हो रही है। तो यहाँ पर हम में से मैक्सिमम लोग ये एग्री करेंगे कि ये एक तरह का बैड डेट है। लेकिन ऑथर कहते हैं कि गुड डेट नाम की भी एक चीज होती है, यानी एक ऐसा लोन जो आपकी जेब में पैसा डालता है, यानी एक एसेट। क्योंकि ऑथर कहते हैं कि जो भी चीज आपकी जेब में पैसा डालती है वो एसेट है और जो चीज आपकी जेब से पैसे निकालती है वो लायबिलिटी है। तो ऑथर इस बुक में फैंटम इनकम का कॉन्सेप्ट हमें समझाते हैं, जो ऑथर के अकॉर्डिंग इस बुक का मेन लेसन है कि रिच लोग इस फैंटम इनकम के कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं जो ना तो एक एक्टिव इनकम होती है और ना ही एक पैसिव इनकम, ये एक फैंटम इनकम होती है। अब ये एग्जैक्टली होता क्या है इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो इमेजिन कीजिए कि आपके पास 1 करोड़ रुपए है और आप इन्हें प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आपको 1 करोड़ की एक प्रॉपर्टी मार्केट में मिल भी रही है। अब आप चाहो तो 1 टाइम पेमेंट करके उस प्रॉपर्टी को खरीद सकते हो और उसे रेंट पर देकर पहले महीने से ही रेंटल इनकम एंजॉय कर सकते हो। लेकिन ऑथर कहते हैं कि अगर वो आपकी जगह होते तो ऐसा नहीं करते। वो सबसे पहले बैंक के पास जाएंगे और उस प्रॉपर्टी को लोन पर लेंगे। जैसे मान लो उस पर डाउन पेमेंट 20% है यानी 20 लाख रुपीस,
तो वो उस 1 करोड़ की सेविंग से 5 अलग अलग डाउन पेमेंट करेंगे, मतलब 5 प्रॉपर्टी लोन पर खरीदेंगे, जिससे होगा ये कि उन्हें हर प्रॉपर्टी पर 80-80 लाख रुपए का लोन देना होगा। तो जब उनके पास 5 अलग अलग प्रॉपर्टी से रेंट आएगा तो उनका कैश फ्लो बढ़ जाएगा। अब दोस्तों आपको ये सुनने में काफी अच्छा लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको इसका दूसरा साइड बताता हूँ। इस फैंटम इनकम के कॉन्सेप्ट में 2 मेन प्रॉब्लम है। सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये कि अगर आप एक्चुअल में मार्केट में कोई प्रॉपर्टी लेने जाते हो और फिर उसकी ईएमआई और रेंट को कंपेयर करते हो तो आपकी ईएमआई का पेमेंट हमेशा रेंट से ज्यादा होगा। जैसे अगर मुंबई में कोई प्रॉपर्टी 1 करोड़ की है तो 20 साल के लिए उसका ईएमआई पेमेंट हर महीने होगा 80,000 रुपीज, और वैसी प्रॉपर्टी से आपको रेंट ज्यादा से ज्यादा 30 से 40 हजार मिलेगा, यानी आपको आधा ईएमआई अपनी जेब से देना पड़ेगा। और इसी कॉन्सेप्ट से अगर आप बहुत सारी प्रॉपर्टीज लोन पर लोगे तो आप ये एक्स्ट्रा पेमेंट करोगे कैसे? क्योंकि ऑथर ने इस बुक में उल्टा लिखा है कि रेंटल इनकम ज्यादा होती है और ईएमआई कम होती है। लेकिन दोस्तों उसके बाद भी हम मान लेते हैं कि आपको एक प्रॉपर्टी काफी कम दाम में मिल गई और उसका इंटरेस्ट रेट भी काफी कम है, तो हम दूसरी और मेन प्रॉब्लम की बात करते हैं जो है रिस्क। इसके लिए मैं आपको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाता हूँ। इमेजिन कीजिए एक गेम है जिसमें 100 प्लेयर्स एक एरोप्लेन में इंटर करते हैं और उसमें 100 पैराशूट्स हैं, लेकिन उसमें से एक पैराशूट खराब है और जब प्लेन जमीन से हजारों मीटर ऊपर होगी तो उन्हें रैंडमली एक पैराशूट दिया जाएगा और उन्हें अपने पैराशूट को लेकर जंप करना होगा, और उसके बाद जो 99 प्लेयर्स सर्वाइव कर जाएंगे उन्हें बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। तो दोस्तों क्या आप ऐसा कोई गेम खेलोगे? दोस्तों इसका आंसर नो होना चाहिए, क्योंकि ये एक टाइप का सुसाइड गेम है। कोई भी समझदार इंसान इस तरह का गेम नहीं खेलना चाहेगा, क्योंकि यहाँ पर इनाम भले ही कितना ही बड़ा हो, लेकिन जो लॉस होने की चांसेस है वो इससे भी ज्यादा है। हमारी जान चली जाने से ज्यादा लॉस हमारी लाइफ में क्या हो सकता है? तो इसीलिए फाइनेंशियल लाइफ में जो सबसे बड़ा लॉस हो सकता है वो है फाइनेंशियल डेथ, यानी बैंकरप्सी। बैंकरप्सी का मतलब है कि आपको लोन तो बहुत ज्यादा भरना है लेकिन आपके पास कोई एसेट ही नहीं है। ये हमारी फाइनेंशियल लाइफ का सबसे बड़ा लॉस होता है जिसे आपको हर हाल में इग्नोर करना चाहिए। लेकिन दोस्तों अब आप इमेजिन कीजिए कि एक आदमी है जिसे हम सनी बोलते हैं, वो बहुत सारी प्रॉपर्टीज खरीद लेता है और वो भी लोन पे, इस फैंटम इनकम की स्ट्रेटेजी से। और उसके बाद कंट्री में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है, जैसे अभी हाल ही में लॉकडाउन लगा था। तो दोस्तों एक चीज हमें समझनी चाहिए कि हम अपनी आने वाली लाइफ में न जाने कितने सारे कोविड-19 जैसे बैड इवेंट देखने वाले हैं, क्योंकि हिस्टोरिकली हर कुछ सालों में एक रिसेशन आता रहता है जिसमें अच्छे खासे लोगों को जॉब से निकाला जाता है, और जो इन चीजों के लिए प्रिपेयर नहीं होते हैं वो अपने बेसिक खर्चे भी पूरे नहीं कर पाते और वो अपने रेंट भी पे नहीं कर पाएंगे। लेकिन सनी को तो अपनी ईएमआई भरनी पड़ेगी, क्योंकि बैंक सिर्फ 3 महीना रुकते हैं। अगर 3 महीने के बाद भी सनी की पेमेंट नहीं आएगी तो बैंक अपना प्रोसीजर शुरू कर देते हैं, जिसमें वो उस प्रॉपर्टी को सेल करके अपना पैसा निकालते हैं। अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये प्रॉपर्टी उस टाइम पर सेल की जा रही है जब कोई अच्छा बायर अवेलेबल ही नहीं है, क्योंकि अभी तो रिसेशन चल रहा है, तो वो प्रॉपर्टी काफी चीप प्राइस पर सेल होगी और बैंक के लिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपका डाउन पेमेंट होगा। तो सनी की प्रॉपर्टी चीप प्राइस पर फोर्सफुली सेल हो गई है, लेकिन उसने जो ओरिजिनल अमाउंट पे लोन लिया था वो तो उसे अभी भी पे करना ही है, और उसके साथ पेनल्टी, लेट पेमेंट और इंटरेस्ट भी भरना है, जिसे वो ऑब्वियसली पे नहीं कर पाएगा क्योंकि उसका पूरा कैश फ्लो ही रुक गया है और रेंटल इनकम आना बंद हो गया है। तो यहाँ पर डोमिनो इफेक्ट की तरह उसकी सारी प्रॉपर्टी सेल की जाएंगी, जिससे वो काफी आसानी से बैंकरप्ट हो सकता है और उसकी लाइफ टाइम की मेहनत थोड़े से टाइम में बर्बाद हो सकती है। तो ये फैंटम इनकम का गेम खेलना एक तरह का फाइनेंशियल सुसाइड हो सकता है। इसलिए दुनिया के सबसे स्मार्ट इन्वेस्टर लोन को लेकर ये कहते हैं कि इफ यू आर स्मार्ट यू डोंट नीड इट, एंड इफ यू आर डम इट विल रूइन यू। क्योंकि जिस भी चीज में लोन इन्वॉल्व होता है वो आपको किसी भी चीज में तेजी से ऊपर लेके जा सकती है, लेकिन वही चीज आपको डबल स्पीड में नीचे भी ला सकती है। तो इसीलिए जब हम स्टॉक्स में पैसा लगाते हैं तो हम 10-15 अलग अलग इंडस्ट्री की कंपनीज पिक करते हैं, जिससे बुरे टाइम में 2-4 कंपनी सर्वाइव कर लेगी और उससे मिलने वाला प्रॉफिट ओवरऑल लॉसेस को कवर कर देगा। इसीलिए जब भी आप कंपनीज पिक करते हो तो ऐसी कंपनीज पिक करो जिनका डेट टू इक्विटी रेशियो काफी कम हो, क्योंकि आप चाहे कितने ही रिच हो जाओ और कितने ही बड़े स्केल पर बिजनेस कर लो, अगर आपकी स्ट्रेटेजी में लोन का बहुत ही बड़ा रोल है तो आपके जीरो होने के चांसेस हमेशा रहेंगे। क्योंकि लोन का मेंटल मॉडल ये है कि एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय जीरो, नो मैटर हाउ बिग दैट नंबर इज, बिकम जीरो।